देखिए, मुथूट फाइनेंस के ऊपर चर्चा करनी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो ओवरऑल आप ये कह सकते हो गिरावट है, आज भले ही आपको 1% के आसपास की दिख रही है और ये तब है जब पूरा का पूरा बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से टर्न आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुथूट फाइनेंस एज़ अ इन्वेस्टर लोग बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में इसलिए है, सिर्फ 1 महीना पहले चलता हूँ मैं, स्टॉक 7% ज़्यादा और अगर हम 6 महीने में चलेंगे, तो इसने जो हाई लगाया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 20% टूट चुका है। तो क्या अब जो गिरावट है वो ख़त्म हो चुकी है और ज़्यादा गिरावट आने वाली है और क्वार्टर 4 के नंबर के बाद क्या करना है, आइए चर्चा करते हैं। ओके, वीडियो को अंत तक देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखेंगे, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी है, वो भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ज्वेलरी स्टॉक, अभी इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं ज्वेलरी स्टॉक को लेकर के कि भाई बहुत ज़्यादा दबाव है पूरे के पूरे सेक्टर में, पूरे स्टॉक्स में, तो सब यही बोल रहे हैं कि भाई ज्वेलरी स्टॉक में आगे क्या करना है, ये ज़रूर बताइएगा। तो इसके ऊपर 5-6 ऐसे स्टॉक्स फ्रॉम जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सबसे कम है और जहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा है, ऐसे स्टॉक का एक पूरा जखीरा मैं मेंबर्स ओनली वीडियो में लाने वाला हूँ। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको मैं शाम तक वो वीडियो ले आऊँगा, तो उस वीडियो को भी आप जा करके देख सकते हैं। ओके, नाउ देखो, जब आप मुथूट फाइनेंस में आते हो ना, तो एक बहुत ही बड़ा ऑप्टिकल इल्यूशन है। वो क्या है, प्लस जो स्ट्रेटजिक वैल्यूएशन फ्लोर है वो क्या हो सकती है, इसी में आज ये चर्चा होने वाली है। सबसे पहला, क्वार्टर 4 का जो नंबर आया है, हम इसे थोड़ा ना छोटा कर लेते हैं। देखो, जो क्वार्टर 4 का नंबर आया है ना, वो प्रोजेक्ट कर रहा है एक इमेज अनस्टॉपेबल अर्निंग मोमेंटम में। कैसे? नेट प्रॉफिट 3,397 करोड़, 135 करोड़, 135 पर जंप है ईयर ऑन ईयर। और फुल फाइनेंशियल 26 का जो है वो हिस्टोरिक 10,607 करोड़ का है, 98% ईयर ऑन ईयर जंप है। टोटल इनकम इसमें 65% का जंप है, बाय 54.5% सर्ज एनुअल इंटरेस्ट इनकम में। एबिटा और मार्जिन 83.55%, ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपैंड हुआ है 1111 बेसिस पॉइंट में, एबिटा एट 7,060 करोड़ रुपीस। एसेट क्वालिटी बफर भाई साहब ये ना 1,81,916 करोड़ का रह गया है। लोन एयूएम में 49% का जंप है ईयर ऑन ईयर। इम्पेयरमेंट कॉस्ट गिरे हैं 34.9 ऑलमोस्ट 35% टू 1,026 करोड़। फिनोमिनल नंबर, ग्रेट नंबर, फैबुलस नंबर्स। फिर थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं और पता चलेगा आपको कि एक बहुत ही स्टार्क डाइवर्जेंस है, एग्जिस्ट करती है, जो बिटवीन पेपर वेल्थ और एक अंडरलाइंग बोरोवर हेल्थ। यानी पेपर में चीज़ें बहुत मजबूत दिख रही है, आप समझ सकते हो एक ऐसी स्टेरॉइड बॉडी जो बाहर से बड़ी मजबूत बड़ी शानदार दिखती है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कैसे? इल्यूशन, रेवेन्यू गजब, पैट गजब, प्रॉफिट मार्जिन गजब, इन्फ्लेटेड बाय पीक स्पॉट प्राइसेस और एसेट रिवैल्यूएशन। भाई साहब गोल्ड इतना महंगा हो गया है, इस कारण ये है। रियलिटी क्या है? कस्टमर में गिरावट, जो एक्टिव कस्टमर काउंट है वो 2% गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्लस लोअर टिकट, जो कस्टमर लोन लेता है उसकी जो एवरेज टिकट साइज है वो कम हुई है। कोर रिटेल जो बोरोवर है वो लगातार प्लेटफॉर्म छोड़ रहा है या बीइंग प्राइस्ड आउट या पूरी तरह निकल चुका है। देख रहे हैं, सोने की वैल्यू महंगी हुई है इसीलिए है, वरना जो कस्टमर एड ऑन है वो भाई साहब कम हो रहा है। एसेट क्वालिटी रीअलाइनमेंट, स्टैंड अलोन ग्रॉस एनपीए वो शार्पली जंप किया है 1.58% से सीधा 2.35%। भाई साहब ये देख रहे हो आप, तो जो रियलिटी है ना वो बहुत अलग है। टेक अवे, डिस्पाइट पीक गोल्ड प्राइसेस, जो अंडरलाइंग रीपेमेंट कैपेसिटी है बोरोवर बेस की वो लगातार कम हो रही है, जिसके कारण स्टेज 2 स्टेज 3 एसेट क्वालिटी क्लासिफिकेशन लगातार बढ़ रही है, यानी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले। प्लस सर्जिंग गोल्ड प्राइसेस मैकेनिकली सप्रेस डिफॉल्ट्स और क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ क्रेडिट सुपीरियरिटी। अब ये शानदार इंग्लिश का मतलब क्या है? हो क्या रहा है, मल्टी ईयर हाई सिस्टमेटिक स्पॉट प्राइसेस हुआ है, ठीक है, और जो आप कह सकते हैं टिकट वैल्यू है वो कम हुई है, प्लस जो प्रोविजन डिफॉल्ट है वो मिनिमाइज हुए हैं। हो क्या रहा है, ये दिखने में तो ठीक है, जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो जो
एलटीवी होता है, जो टिकट वैल्यू होती है, लोन टिकट वैल्यू, वो आर्टिफिशियली नीचे आ जाते हैं, जिससे बोरोवर रश करते हैं टू रिडीम और रोल ओवर लोन स्ट्रिक्टली, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाएँ जो नया इन्फ्लेटेड इक्विटी है उसको। फॉरेन रिस्क क्या है? अगर गोल्ड के प्राइसेस एक आप कह सकते हैं प्लेट यानी स्ट्रेट हो जाते हैं, जहाँ बढ़ते नहीं हैं, या करेक्टली शार्प हो जाते हैं 10 से 15%, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट रैपिडली बढ़ जाएगी, और जो एक्चुअल क्रेडिट वनरेबिलिटी है लो इनकम बोरोवर की बेस की, वो वॉलेटिलिटी वापस से जंप कर जाएगी। यानी गोल्ड के प्राइसेस उसमें अच्छे दिखते हैं आपको सामने, बट वो कहीं ना कहीं बिजनेस को बहुत बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाते हैं। अब इसको और थोड़ा अच्छे समझेंगे। अब देखो हो क्या रहा है, अप्रैल 2026 में आरबीआई की एक गाइडलाइन आती है जो फंडामेंटली ना डिसमेंटल कर देती है जो लेगेसी गोल्ड एनबीएफसी ऑपरेशनल मोड था। वो क्या था? देखो, एलटी फ्रेमवर्क, लेगेसी एरा कैसा था जो पहले शानदार बिजनेस चल रहे थे। देखो, लेगेसी एरा का इससे पहले भी जब मैंने एक इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ था, इससे पहले भी एक कंपनी का, वहाँ पर भी यही चर्चा थी कि भाई एक्चुअल में चीज़ें जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो किस तरह हैं, और जो पेपर में चीज़ें हैं वो किस तरह हट रही हैं। ठीक है, जो आरबीआई ने, जो आईआरडीआई, जो एचडीएफसी लाइफ के ऊपर जब हमने चर्चा की थी, तब हम ये पाए थे कि जो आप कह सकते हैं लेगेसी बिजनेस, तब कोई मार्जिन कुछ था नहीं। तुरंत आईआरडीआई आया, उसने कहा कि भाई अगर कोई आपकी पॉलिसी सरेंडर करता है इंश्योरेंस की, आपको ज़्यादा पैसा देना है, तो मार्जिन वहाँ स्क्वीज हो गया। वहीं लेगेसी एरा में बहुत हाई था जो आपका टिकट वैल्यू थी, फ्लैट कैप्स थे तमाम लोन साइजेस में। अब क्या होता है, टीयर्ड फ्रेमवर्क हो गया है। 85% अब आपको जो टिकट साइज है, टिकट वैल्यू है, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए स्मॉल लोन्स को। 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज टिकट साइज 5 लाख से ऊपर, और स्ट्रिक्टली कैप किया है एट 75%। यानी जो आपकी सोने की वैल्यू है वो 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर टिकट साइज ज़्यादा है। इससे जो क्वालिटी आप गोल्ड आपकी थी वो कम हो जाती है। अंडर राइटिंग राइजर, एसेट फोकस था, बहुत कम फ्रिक्शन था। लेकिन जब से ये रिजिड क्रेडिट अंडर राइटिंग आ गई है, यानी किसको देना है नहीं देना है ये बहुत साफ हो गया है। एक स्ट्रिक्ट रीपेमेंट कैपेसिटी चेक मैंडेट हो गया है लार्ज टिकट लोन के लिए। दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो लगातार चेक करना और पेपर में दिखाना है। पहले क्या था इनके पास? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वास्ट ऑपरेशनल स्पीड थी कमर्शियल बैंक के साथ साथ, बट कंप्लायंस पैरिटी रिव्यू, ये जो स्पीड थी ना एडवांटेज, अब वो एकदम से कम हो गई, क्योंकि किसको देना है, कितने साइज में रखना है, ये सब आपको देखना है। और अब लेवलिंग फील्ड आ गई है ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ। देखो दुनिया में ना, इंडिया में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा साफ है, आप कभी भी इन लोगों से नहीं लड़ सकते। ये BANK, जब तक पूरा भारत जलता रहेगा, पूरा भारत में इशू होगा, सरकारों को और किसी की भी सरकार हो, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही बैंकों को कुछ प्रॉब्लम आती है, बैंकों में कहीं भी उन्हें उनकी बैलेंस शीट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को परेशानी हो रही है कि बैंक वाले काम नहीं, वो नहीं करेंगे, आपको नहीं लोन देंगे, बैंक वाले चल जाएगा, बट बैंक वालों के अगर बैलेंस शीट में स्ट्रेस आता है, सरकार को ये पसंद नहीं है। आप उठा के देख लें, कोई भी फ्रेमवर्क चेंज होता है वो तब होता है जब पैसे बैंक के पास नहीं होते। जब स्टॉक मार्केट से लगातार निवेशक पैसा कमा रहा था, भारत सरकार तुरंत टैक्स इतना ऊपर कर दी कि आपको मेरे जैसे लोग अब ट्रेड से भी दूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई पैसा पहले बैंक के पास रख रहा था, अब लोग रखते नहीं थे, दिमाग आ गया था, वो जान रहे थे भाई एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट 2-2.5% से ज़्यादा ही कमा ले जाओगे। तो चीज़ें वही होती है, बैंक के पास जब भी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज वो लूज़ करता है लंबे समय तक, सरकार तुरंत सामने आती है। फिर आते हैं बैलेंस शीट, अगर आप एक्सरे करोगे तो वो बहुत ही सीवियर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दिखाएगी, और लिक्विडिटी में जो कमी है, डेरिवेटिव्स एक्सपोजर स्पाइक 147 टाइम्स। देखो फाइनेंशियल एसेट्स जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जुड़े थे वो पहले 11.8 करोड़ थे मात्र, वो अब ऑलमोस्ट 1750 करोड़ से ऊपर है। जी हाँ, 1750 करोड़। मतलब जो डिमांड है, डिमांड ये क्या डिमांड, यानी इसके बाद क्या ऐसा करना चाहिए, इमीडिएट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है ताकि काउंटर पार्टी कंसंट्रेशन जो है किया जा सके, और फॉरेन अनहेज फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट बेट को देखा जाए। एक्सट्रीम लेवरेज रेशियो 3.9 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स
ठीक है। और जो टोटल फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो 1,50,906 करोड़ रुपीस हो गई है। और जब आप एक हाई लेवरेज रेशियो मेंटेन करते हो टू इक्विटी, दिस इज नॉट अ गुड साइन। फिर कैपिटल डिप्लॉयमेंट वेलोसिटी फाइनेंशियल 26 में कैसे इम्प्रूव रहा है, डेट सिक्योरिटीज में इतना सारा, और जो फ्रेश कर्जे आए हैं वो 37,000 करोड़ से ऊपर है। एनबीएफसी की पाइपलाइन वो रिलाई कर रही है एंटायरली ऑन कैश डिप्लॉयमेंट वेलोसिटी, यानी कितने जल्दी पैसे या तो उठाते हो या डालते हो। अगर बोरोइंग कॉस्ट आपका हाई रहेगा वो इमीडिएटली आपके मार्जिन को कम करेंगे। अगर गोल्ड के वॉल्यूम्स कम होते हैं, स्लो होते हैं, और वो हो रहे हैं क्योंकि जो नए कस्टमर वो ऐड ऑन हो ही नहीं रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज का। A tightly constrained equity float faces an impending institutional supply shock। मतलब सप्लाई शॉक मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस टाइट फ्लोट को एज अ डिफेंसिव मैक्रो प्ले कर रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो 25 टाइम्स के आसपास की आरओई के सामने है। इवन जो माइनर डीआई फ्लो है वो यील्ड इन डिस्प्रपोर्शनेट है प्राइस डिफेंस में। देखो इसका मतलब ये है, फ्लोट का मतलब बहुत ही कम स्टॉक है जो पब्लिकली अवेलेबल है, मात्र 3.93%। प्रमोटर के साथ ऑलमोस्ट 73.75% है, एफआई पर 12.25% और म्यूचुअल डीआई पर 10.42%। फिर यहाँ पे क्या है इससे प्रॉब्लम क्या होती है, द अनाउंस्ड ऑफ 4,000 करोड़ आईपीओ ऑफ अनलिस्टेड कॉम्पिटिटर मुथूट फिनकॉर्प विल इंट्रोड्यूस अ मेजर न्यू व्हीकल ऑफ फॉर इंस्टीट्यूशन गोल्ड सेक्टर एलोकेशन। और जो सप्लाई शॉक रहेगा ये वैल्यूएशन को और डाइल्यूट करेगा मल्टीपल अक्रॉस एक्सिस्टिंग लिस्टेड प्लेयर। देखो ये इनके भाई का है, वो जो आने वाला है ठीक है बिजनेस में, उससे जो इनके पास एक मोट हुआ करता था वो और डाइल्यूशन में होंगी। वो और चीज़ें आप कह सकते हो सेक्टर का पैसा अब कहीं और जाएगा क्योंकि आपके पास जो एक स्कैसिटी प्रीमियम था अब वो नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर लीडिंग इंडिकेटर ऑफ स्ट्रक्चरल डिटोरेशन, भाई स्ट्रक्चरल कैसे वीक हो रहा है, क्वार्टरली एवरेज यील्ड वर्सेस कॉस्ट ऑफ फंड। देखो वाई टू ट्रैक आपको ये देखना है डायरेक्टली मेजर कंपैरिजन नेट मार्जिन कैसे है, सिंपल भाषा में मार्जिन कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्शन वॉल्यूम हमको ये देखना है कि जो क्वालिटी ऑफ बोरोइंग है वो क्या क्या है, और कितने ज़्यादा टन ना ज्वेलरी और ज़्यादा स्टॉक में आई है। एक वैल्यू नहीं बोल रही यहाँ पे, कितना ज़्यादा नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बढ़ा है, कितने ज़्यादा एड ऑन हुए कस्टमर। ठीक है, पोस्ट अर्निंग डिस्टर्ब सिग्नल द मार्केट एक्टिव डीरेटिंग द ग्रोथ मोमेंटम। अब मार्केट आखिरकार क्यों कर रहा है भाई साहब, देखो ये डिप नहीं है टू बाय, ये पोस्ट अर्निंग सेल ऑफ है जो रिप्रेजेंट कर रही है एक बहुत ही डेलिब्रेट जानबूझ करके इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग। और ये जो एंग्जाइटी है ना ओवर पीक साइक्लिक वैल्यूएशन, जब गोल्ड हाई में था तब तक मुथूट फाइनेंस ज़बरदस्त पीक साइकिल में था, बस वही चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स करेंटली ट्रेड कर रहा है प्रीमियम ट्रेलिंग में, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। और उसके बाद जब आप इस प्रकार की यील्ड कर्व दिखाते हो तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। प्राइस लेवल्स आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। देखो भाई सिंपल चीज़ ये है 3266 करंट मार्केट प्राइस हाई रिस्क में लेवल है, 2950 350 ये फर्स्ट स्किल जोन है, और 2550 से 6560। अच्छा डिस्क्लोजर भी दे दूं, मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है, और अगर मुथूट फाइनेंस अगर आपको यहाँ मिल रहा है ना बिटवीन 2,500 के आसपास, वो लॉटरी है फॉर अ लॉन्गर टर्म, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या 2,500 जाएगा, चांसेस पर्सनली मुझे कम लगते हैं। 2,800 से लेकर के 3,000 के बीच ये एक बहुत अच्छा लेवल है मुथूट फाइनेंस के लिए। ओके ना, अब चलते हैं भाई एज अ इन्वेस्टर क्या करना है। देखो अवॉइड कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ ड्रिवन बाय पीक साइक्लिकल अर्निंग। प्लीज डोंट बाय दिस ऑप्टिकल इल्यूजन, क्वार्टर फोर के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। लेट द बेस हाई बेस ऑफ करंट फिस्कल ईयर पास, एक बार जो ये हाई बेस है उसे पास हो जाने दीजिए, थोड़ा रियलिस्टिक वैल्यूएशन आनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन को ये भरोसा जाना चाहिए कि भाई हाँ प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हो गई, अब स्टॉक प्राइस भी रियलिस्टिक व्यू में आ गया है। अलाउ इंस्टीट्यूशन कैपिटल कि वो फुल्ली डाइजेस्ट कर पाए जो ऑपरेशनल फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, और मुथूट फिनकॉर्प के जो आईपीओ सप्लाई शॉक है उसके बाद, और टू बी रियल फ्रैंक ये 2550 के आसपास अगर जाता है इट विल बी रियल ग्रेट। तो आपकी क्या राय है बताइएगा, थोड़ा पेशेंस मांगेगा ये स्टॉक, शायद थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, बट फॉर मी मुथूट फाइनेंस एक डिफेंसिव प्ले है,
लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा है, बट हाँ हड़बड़ाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।